So, hello students, welcome back in basic electronics syllabus. So, first I will introduce myself Ali Hassan Sayyed, the lecturer in electronics and telecommunication department. So, in your second semester of electronics and telecommunication branch, I will be going to teach you the subject basic electronics. So as you are able to see, this is the whole second sem curriculum of your branch, the curriculum of electronics engineering group. तो ये सेमेस्टर में आपको टोटल कितने सब्जेक्ट है, खाली मैं एक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ क्योंकि ये आपका फर्स्ट लेक्चर है ये सेकेंड सेमेस्टर का। तो मैं आपको खाली एक इंट्रो दे रहा हूँ कि आपके पास करिकुलम में कितने सब्जेक्ट्स है और मैं कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सेमेस्टर में। सो आपको यहाँ पे सिलेबस में दिख रहा होगा करिकुलम में कि टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स है। 6 सब्जेक्ट्स में थियोरी एग्ज़ाम कौन से सब्जेक्ट का होगा और नॉर्मल कौन सा खाली ओरल है, वो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि सबसे पहला सब्जेक्ट आपको इधर पे दिख रहा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। जिस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बेसिक मैथमेटिक्स था, उसी के आगे का ये अपग्रेडेड वर्जन अप्लाइड मैथमेटिक्स है सेकेंड सेमेस्टर में। और अब ये ब्रांच वाइज सेग्रीगेट हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे कॉमन टू ऑल ब्रांचेस सबको सेम सब्जेक्ट था, अब वैसा नहीं है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स जो है वो आपके ब्रांच से रिलेटेड ये वो सेपरेट है अप्लाइड मैथमेटिक्स। सो इसका कोड 2210 है, स्लाइटली चेंजेस है। कुछ चैप्टर्स आपको आपके ब्रांच के हिसाब से ऐड हुए इसके अंदर, तो सभी को हर ब्रांच के हिसाब से अपने कुछ चैप्टर्स अलग अलग है। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स कॉमन है, खाली एक दो चैप्टर्स जो एक्स्ट्रा है वो ब्रांच से रिलेटेड वो एडेड है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स है आप लोग को। फिर सेकेंड सब्जेक्ट जो आपको दिख रहा है वो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EEC। अब आप लोग ज़्यादातर ध्यान से देखेंगे कि फर्स्ट सेमेस्टर में जस्ट बेसिक सब्जेक्ट्स थे जो नॉर्मल स्टडी के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। और अब जब सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग एंटर भी हो तो सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग को आपकी ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट सब दिखेंगे, यानी अभी से आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आ गए। नाउ यू हैव एंटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच रिलेटेड सब्जेक्ट। तो सारे सब्जेक्ट्स आपकी ब्रांच से रिलेटेड आपको इधर पे अब नज़र आएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी स्टडी के लिए। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट जो था वो तो ठीक है। सेकेंड सेम में आपका सेकेंड सब्जेक्ट जो है वो एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, EEC। इसके लिए भी आपको बताया जाएगा कौन से सारे, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे। थर्ड सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स BEL जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर फोर्थ सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल EEM। फिफ्थ सब्जेक्ट कोडिंग वाला है, थोड़ा लैंग्वेज वाला भी है जो कंप्यूटर्स में भी है, C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज CPR। तो ये सॉफ्टवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट, जो कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच में भी है, ये भी आपको दिया हुआ है क्योंकि ये हम लोग को यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम में। जब आगे सेमेस्टर में जाएंगे तो यू आर गोइंग टू यूज़ दिस C लैंग्वेज प्रोग्राम इन योर एम्बेडेड सिस्टम सब्जेक्ट। तो इसके लिए सेकेंड सेमेस्टर में C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको भी है। और एक कॉमन सब्जेक्ट आपको शायद ये सारे ब्रांच में कॉमन है, बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर्स। तो ये सारे सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर में सारे ब्रांच को कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका कोई थियरी एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए डैश है। तो इन शॉर्ट 5 सब्जेक्ट के आपके थियरी एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो ऊपर के 5 सब्जेक्ट्स है। और मैं आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में समझा देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊँगा तो उसके बारे में डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। इसी तरीके से बाकी के दूसरे टीचर्स अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाएंगे। खाली इतना ये समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि नाउ ऑल योर सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड विथ योर ब्रांच, विथ योर प्रोग्राम ओनली। अब ये कोई कॉमन बेसिक सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर सारे आपके ब्रांच से रिलेटेड कोर सब्जेक्ट्स है। ये कोर सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सब्जेक्ट्स है, यानी यहाँ से आपके सारे बेस बनेंगे। तो ये सेमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है आप लोग के लिए, और इसमें अंडरस्टैंडिंग करना आपको बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आगे के सेमेस्टर में सब सब्जेक्ट्स इसी से अपग्रेडेड, इसी से रिलेटेड आपको नज़र आएंगे, थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या टीचिंग स्कीम है और क्या इसकी एग्जामिनेशन स्कीम है, कैसा एग्जामिनेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, कैसा बाइफरकेट किया हुआ है, वो मैं पहले आपको इंट्रो करा देता हूँ। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो आपको याद रखना है 22216। ये क्यों याद रखना होता है, क्योंकि जब भी वेबसाइट पे कोई मॉडल आंसर पेपर या कोई डेटा अपलोड जो होता है ना, वो सब्जेक्ट कोड के थ्रू होता है, कोई नाम के थ्रू नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट कोड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या मॉडल आंसर पेपर ढूंढना हो MSBT के साइट से, तो उसके लिए आपको सब्जेक्ट कोड आपके सब्जेक्ट का याद रहना ज़रूरी है। इसलिए इसलिए रिमेंबर करने बहुत देर, सब्जेक्ट कोड आप लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड याद रखा करो, क्योंकि नाम लिखा हुआ नहीं आता है, कोड लिखा हुआ आता है। तो 22216 इज योर सब्जेक्ट कोड ऑफ योर सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इसका जो टीचिंग जो मुझे दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ है कि वीकली कितने घंटे का थियरी लेक्चर होना है, वीकली कितने घंटे का प्रैक्टिकल आवर्स होना है। तो 4 आवर्स थियरी पर वीक दिया हुआ है, यानी 4 आवर्स लेक्चर के लिए दिया हुआ है वीकली बाय MSBT, और 4 आवर्स प्रैक्टिकल के लिए भी दिया हुआ है। यानी आपको टोटल 8 आवर्स का टीचिंग स्कीम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड दिया हुआ है। बट अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन, जो सिचुएशन चल रही है, सारी चीज़ हम लोग को अभी क्या इंगेज करना है, ऑनलाइन इंगेज करना है। तो ऑनलाइन इंगेज करने की वजह से हम लोग 8 आवर्स तो नहीं, लेकिन 6 आवर्स का शेड्यूल मिला हुआ है वीकली कंडक्ट करने के लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि प्रैक्टिकल भी अभी हम लोग को ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कंडक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉलेज में फिजिबली अवेलेबल होते तो हम लोग प्रॉपरली प्रैक्टिकल के सेटअप्स अपने सामने देख के वो भी चीज़ अच्छे से देख पाते, कर पाते। अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन डज नॉट परमिट अस टू डू द थिंग फिजिकली, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू द थिंग्स ऑनलाइन ऑल्सो, वर्चुअली ऑल्सो। तो 6 आवर्स का शेड्यूल मुझे मिला हुआ है, एक लेक्चर के फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब प्रैक्टिकल में करूँगा। पहले मैं थियरी से ही स्टार्ट करूँगा, जब तक एक सफिशिएंट लेवल तक थियरी नहीं समझा पाता हूँ मैं आपको, तब तक मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं करूँगा। तो 6 आवर्स का शेड्यूल है, मुझे वीकली 6 आवर्स इंगेज करना है आपके साथ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। और फिर इसके बाद ये बताते चलो कि इसका थियरी एग्जामिनेशन होता है, अभी तो सब ऑनलाइन हो रहा है, आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन थियरी एग्जामिनेशन होता तो 70 मार्क्स का आपको थियरी एग्जामिनेशन होता है, 70 मार्क्स का पेपर आता। 70 मार्क्स में आपको मिनिमम 28 मार्क्स स्कोर करना होता पासिंग। तो 70 मार्क्स का थियरी पेपर और ये 30 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट, जो अब आप लोग समझ चुके होंगे। ये 30 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट थियरी का कौन सा होता है, जो 2 यूनिट टेस्ट एग्जाम आप देते हो, PTT1 PTT2 20 मार्क्स के, तो उसका कंबाइंड एवरेज 20 मार्क्स होता है, प्लस 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको माइक्रो प्रोजेक्ट भी करना होता है। तो 30 मार्क्स उस तरीके से ये बनता है। तो 70 मार्क्स का तो प्योरली थियरी पेपर होता था, जो ऑनलाइन बोर्ड कंडक्ट करता था। अब ये ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, अब उसके बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिचुएशन जो चल रही है वो तो ऑनलाइन वे में कंडक्ट किया गया। ऑनलाइन वे में टीचिंग हुई, तो ऑनलाइन वे में आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट किया गया। तो ये सिलेबस उस टाइम के उस हिसाब से, जब फिजिकली 70 मार्क्स का थियरी पेपर अटेंड करना पड़ता। 30 मार्क्स का आपका जो प्रोग्रेसिव असेसमेंट है वो आपके खुद के इंटरनल यूनिट टेस्ट के, दोनों टेस्ट के एवरेज मार्क्स 20 में से प्लस 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से 100 मार्क्स ये थियरी सेक्शन से हो गया, टोटल मार्क्स थियरी, जिसमें से 100 में से 40 आपको मिनिमम स्कोर करना ही होता पास होने के लिए। अब प्रैक्टिकल से रिलेटेड देखते हैं। तो प्रैक्टिकल से रिलेटेड ये सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया हुआ है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि आपका कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट होने की वजह से उसका वेटेज भी ज़्यादा है, और इसका टीचिंग स्कीम जैसे कि मैं आपको बताया ज़्यादा है। 4 आवर्स प्रैक्टिकल है, नॉर्मली सब सब्जेक्ट के 2 आवर्स होते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट से रिलेटेड 4 आवर्स है, इसके प्रैक्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका एग्जामिनेशन में ऐसा है कि 50 मार्क्स का एक्सटर्नल मार्क किया हुआ है। ये हैश जब आता है ना, तो ये हैश इंडिकेट करता है कि दिस इज एक्सटर्नल, यानी कोई एक्सटर्नल आता, वो एक्सटर्नल आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करता। तो 50 मार्क्स का इसका
एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जिसमें से मिनिमम 20 मार्क्स आपको स्कोर करना होता, और इसी तरीके से 50 मार्क्स का आपका प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी मैनुअल वाला, जो 25 मार्क्स सारे सब्जेक्ट का कॉमनली होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स भी ज़्यादा थे, नियरली अराउंड 30 एक्सपेरिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो हिसाब से इसका प्रोग्रेसिव असेसमेंट का वेटेज भी ज़्यादा है, 50 मार्क्स 50 मार्क्स। आप कंपेयर कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट का, यहाँ पे जैसे 25 मार्क्स दिया हुआ है वैसे इसका कितना यहाँ पे 50 मार्क्स। तो इन शॉर्ट अगर आप टोटल वेटेज करोगे ये सब्जेक्ट का तो इट कम्स टू बी 200 मार्क्स, यानी ये सब्जेक्ट को ही अकेला आपको 200 मार्क्स का वेटेज दिया हुआ है। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है आपको क्या चीज़ है इसके अंदर। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ वेरी कोर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज पर योर स्टडी एंड एज पर द टीचिंग एंड एग्जामिनेशन स्कीम ऑल्सो। तो 50 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जाम प्लस 50 मार्क्स का प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी मैनुअल जो मैं आपको करवाऊंगा, तो उसको टाइमली आपको सबमिट करना है तो प्रॉपरली आपको मार्क्स मिलेगा। तो उसका वेटेज 50 में से है। बाकी आप सब्जेक्ट का देख सकते हो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो खाली थियरी एग्जामिनेशन है, प्रैक्टिकल का कोई है नहीं उसमें लेना देना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए थियरी एग्जामिनेशन है भी है, और प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको यहाँ पे 25 मार्क्स नज़र आएगा। तो प्रैक्टिकल्स कम है उसमें, इसके लिए 25 मार्क्स का है, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल्स के एक्सपेरिमेंट ज़्यादा है इसलिए अपना 50 मार्क्स का है। और उसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग को भी आप लोग देख रहे होगे तो वो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसा ही है। जैसा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एग्जामिनेशन स्कीम है वैसा ही सी प्रोग्रामिंग का भी एग्जामिनेशन स्कीम है। बस फर्क इतना है, ये जो 50 मार्क्स के बाजू में @ लिख दिया है, तो @ का मतलब होता है इंटरनल एग्जामिनेशन। जहाँ हैश लिखा होता है वहाँ एक्सटर्नल होता है, यानी एक्सटर्नल आता है, एक्सटर्नल के सामने आपको प्रैक्टिकल कंडक्ट करके दिखाना होता है। इंटरनल मतलब जो इंटरनल फैकल्टी, कॉलेज का फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहा है वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। तो सी प्रोग्रामिंग का इंटरनल एग्जामिनेशन है आपको, ये जो फैकल्टी हमारे सर जो है वही एग्जामिनेशन आपको देंगे। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, या ऑल ऑफ यू गॉट इट जो मैं समझा रहा था आपको टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम से रिलेटेड। क्लियर है सबको? यस सर। ओके सब है ना, जागी रहे ना, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि बाजू में मतलब मोबाइल रख के सो रहा हो। नो सर। नो सर। सब उठ चुके हैं ना सब लोग अच्छी तरीके से, 10 तो बज चुका है, उसके ऊपर हो चुका है। ओके अभी क्या करें, अभी सिचुएशन ऐसी चल रही है तो हम लोग को सब ऑनलाइन ही कंडक्ट करना पड़ रहा है। योर सेकेंड सेमेस्टर इज ऑल्सो स्टार्टेड ऑनलाइन। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है ये आप लोग की स्टडी के लिए, डिप्लोमा के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन हम लोग को परमिट नहीं कर रही है फिजिकली आपको अवेलेबल होने के लिए। इसके लिए हम लोग को ये सारी चीज़ ऑनलाइन में ही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, आपको अच्छे से अच्छा समझा सके, बता सके। कोई बात नहीं, आप लोग अगर अपना सपोर्ट देंगे, प्रॉपरली ज्वाइन करेंगे या ईमानदारी से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फ्रूटफुल ही होगा, वेस्ट तो नहीं होगा। अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग भी ज़रा अगर सीरियसली ज्वाइन करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, जैसा फिजिकली आप लोग अटेंड करते हैं तो उसी तरीके से ईमानदारी इधर पे भी दिखाएंगे तो ये आप लोग के लिए फ़ायदेमंद का ही रहेगा। तो मैंने अभी आपको आपके सामने ना क्या लेके आ गया हूँ, मैं आपके सामने ये आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है, जो सिलेबस है बोर्ड की तरफ से, वो मैंने आपके सामने ओपन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे डिटेल में आपको क्या समझाया जा रहा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में, वही कोड वगैरह। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये होती है कि कभी भी कोई भी सब्जेक्ट अब स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके आउटकम्स क्या है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। देखो अभी हम लोग अपने इंस्टीट्यूट जो है वो NBA एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है, हमारा डिपार्टमेंट नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेटेड डिपार्टमेंट है। तो ये NBA ऐसा ही नहीं मिलता है, हम लोग उसका प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हैं, दैट इज़ आउटकम बेस। अब MSBT ने भी सिलेबस भी अपना ऐसा वही पैटर्न में ही बना के दिया हुआ है सीधा डायरेक्टली, कि अगर ये सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या क्या चीज़ स्किल्स डेवलप हो जाना चाहिए, क्या आउटकम्स आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर, तो ये सब मेंशन करके दिखाया हुआ होता है। और ये सब चीज़ वेरीफाई होती है कि आइदर ये सब चीज़ आप लोग के अंदर पहुंची कि नहीं पहुंची विद द हेल्प ऑफ योर मार्क्स।
तो जो हम लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं ना, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, तो उसके मार्क्स के हिसाब से हम लोग को ये आउटकम्स हम लोग रिलेट करते हैं कि हाँ ये प्रॉपरली फॉलो हो रहा है, सब लोग को जा रहा है। तो अभी ये सब चीज़ जो है ना, ये सब ऐसा वेरीफाई होता है कि जो जो चीज़ पढ़ाई जा रही है, जो आप अपना मार्क्स स्कोर करके ला रहे हो, तो उस तरीके से ये वेरिफिकेशन होता है कि हाँ कि ये जो मार्क्स स्कोर हुए कि ये सब चीज़ इनको अंडरस्टैंड हुई, तभी ये सब आया है। सो फॉर माई सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट आर द 5 आउटकम्स। तो जो 5 आउटकम्स आपको ये सब्जेक्ट स्टडी होने के बाद में डेवलप हो जाना चाहिए, तो वो डिस्क्राइब किया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो 5 आउटकम्स है ना, ये आपके 5 यूनिट के हिसाब से होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट में टोटल यूनिट्स कितने, चैप्टर्स, तो डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर ओनली ये सारे आउटकम्स बनाए हुए होते हैं। अभी जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टोटल कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट वन सेमीकंडक्टर डायोड, सेकंड वन एप्लीकेशन ऑफ डायोड, थर्ड वन बीजेटी, फोर्थ वन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फिफ्थ वन रेगुलेटेड एंड पावर सप्लाई। तो ये जो 5 चैप्टर्स है, इन 5 चैप्टर्स के बेसिस पे ही आपका क्या डेवलप किया होता है, डिस्क्राइब किया हुआ होता है कोर्स आउटकम। कोर्स किसको बोलते हैं? कोर्स ये सब्जेक्ट को ही बोलते हैं। मैं जो सब्जेक्ट बोल रहा हूँ ना, सब्जेक्ट इज नथिंग बट एनबीए की टर्म्स में उसको बोलते हैं कोर्स। कोर्स मतलब हम लोग अपना समझते हैं, नॉर्मली कोर्स हम लोग क्या समझते हैं, जो मैं ब्रांच पढ़ रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब वो कोर्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कोर्स नहीं है, वो प्रोग्राम है, वो डिप्लोमा का प्रोग्राम है। तो ये सब टर्म्स है। अभी नॉर्मली हम लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हो, तो ये कोर्स कर रहा हूँ, ब्रांच बोल देते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट बोल देते हैं। तो लेकिन एनबीए के टर्म्स में ये सब चीज़ को अलग अलग टर्म से बोला जाता है। सब्जेक्ट को बोलते हैं कोर्स और ब्रांच को बोलते हैं प्रोग्राम। तो इसके लिए आपको ऊपर देखो प्रोग्राम नेम लिखा हुआ क्या दिख रहा है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोग्राम ग्रुप। और सब्जेक्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, कोर्स टाइटल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 5 कोर्स आउटकम्स है आपके ये सब्जेक्ट के। सबसे पहला जो कोर्स आउटकम है वो ये दिया हुआ है, यूज रिलेवेंट डायोड इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी आप जब फर्स्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डायोड्स का पढ़ लोगे, तो वो पढ़ने के बाद आपको क्या आ जाना चाहिए, यूज करने आ जाना चाहिए। क्या यूज करने आ जाना चाहिए? यूज रिलेवेंट डायोड इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो जितने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग अलग टाइप का जो डायोड होता है, तो वो आपको प्रॉपरली यूज करने आ जाना चाहिए। अब अलग अलग टाइप के डायोड के बारे में आप स्टडी करोगे पहले चैप्टर में। पहला चैप्टर जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड है, तो अलग अलग टाइप से सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़ लोगे। तो वो पढ़ने के बाद अब आपको वो डायोड का यूज करना इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के हिसाब से वो आ जाना चाहिए। अब आपने स्टडी कर लिया, आपको सब चीज़ नॉलेज मालूम पड़ गई, ये टाइप का डायोड होता है, ये टाइप का डायोड होता है, तो कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सी जगह पे कौन सा डायोड यूज करना है, वो नॉलेज आपको यूज करने के लिए आ जाना चाहिए आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये पहला यूनिट के हिसाब से पहला आउटकम था। सेकेंड आउटकम जो सेकेंड चैप्टर से रिलेटेड है, सेकेंड यूनिट के हिसाब से, जो कि है रेक्टिफायर्स, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये सब कैसे आया है, कैसे बना है। तो सेकेंड आउटकम यहाँ पे दिया हुआ है, मेंटेन रेक्टिफायर्स कंप्राइजिंग ऑफ डायोड्स। यानी सेकेंड चैप्टर स्टडी करने के बाद, सेकेंड यूनिट कंप्लीट करने के बाद आपको रेक्टिफायर्स वगैरह मेंटेन करने आना चाहिए। मेंटेन का मतलब होता है आपको हैंडल करने आना चाहिए, बनाना आना चाहिए, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायोड से बनता है। जब पहला चैप्टर डायोड्स पढ़ लोगे, तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड के हेल्प से ही वो क्या बनता है, रेक्टिफायर सर्किट बनता है। तो अलग अलग तरीके के रेक्टिफायर जो डायोड को यूज करके बनते हैं, तो वो आपको मेंटेन करने के लिए आ जाना चाहिए। तो मेंटेन रेक्टिफायर्स कंप्राइजिंग ऑफ डायोड्स। तो ये सेकंड यूनिट से रिलेटेड सेकंड आउटकम है। थर्ड वाला जो है वो आपका बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। तो थर्ड वाला उसी के बेसिस का कोर्स आउटकम है। क्या दिया हुआ है? यूज बीजेटी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को आपको यूज करने आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जहाँ जहाँ पे भी बीजेटी यूज होता है, तो वहाँ पे आपको यूज करना प्रॉपरली आना चाहिए बीजेटी बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटिंग दिस चैप्टर।
फोर्थ चैप्टर जो आपका है वो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का है, तो उसका भी आउटकम वैसे ही दिया हुआ है, यूज, यानी आपको यूज यहाँ पे दे रहा है, सब जगह पे यूज दे रहा है। यूज का मतलब होता है इस्तेमाल। पढ़ लिए तो मतलब खाली पढ़ लिए तो मतलब खाली दिमाग में नहीं रखना है, पढ़ लिए तो मतलब पढ़ने के बाद आपको उसका इस्तेमाल करने भी आना चाहिए। अब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो प्रोजेक्ट्स में कैसे यूज करने का, कहाँ पे बीजीटी यूज होता है, कहाँ पे एफईटी यूज होता है, तो इसके लिए ये कोर्स आउटकम दे रहा है, यूज एफईटी इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो एफईटी का यूज करने आपको प्रॉपरली आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सब्जेक्ट, दिस चैप्टर। लास्ट यूनिट का लास्ट आउटकम क्या दिया हुआ है, मेंटेन डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये चैप्टर जो है वो पावर सप्लाई से रिलेटेड है। पावर सप्लाई मतलब आपको मालूम है ना, डीसी पावर सप्लाई जो हम लोग जनरेट करते हैं, एसएमपीएस वगैरह जो यूज होता है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मेंटेन डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई, आपको डायरेक्ट करंट जो पावर सप्लाई है वो मेंटेन करने, किस तरीके से सप्लाई को जनरेट करने, वो सब चीज़ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, वो चीज़ आपको आना चाहिए ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। तो इन शॉर्ट ये जो 5 कोर्स आउटकम्स है, 5 कोर्स आउटकम्स है, ये ऑल कोर्स आउटकम्स आर रिलेटेड विथ योर चैप्टर ओनली। तो पहला चैप्टर खत्म होगा तो उससे रिलेटेड ये पहला कोर्स आउटकम, दूसरा चैप्टर खत्म होगा तो उससे रिलेटेड ये दूसरा कोर्स आउटकम। तो इसी तरीके से ये टोटल आपके 5 जो कोर्स आउटकम्स है वो आपके 5 यूनिट के हिसाब से, 5 चैप्टर्स के हिसाब से ही है। तो यहाँ पे जो आपके 5 चैप्टर्स जो है, जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, दिस ऑल आर द 5 चैप्टर्स, सेमीकंडक्टर डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, रेगुलेटेड एंड पावर सप्लाई। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स है आपके इस सब्जेक्ट में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। पूरे ये सेमेस्टर में हम लोग को ये 5 सब्जेक्ट की स्टडी करना है। सब सब्जेक्ट से रिलेटेड उसका एग्जामिनेशन स्कीम भी दिया हुआ है, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है वो दिया हुआ है। टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो सेमीकंडक्टर डायोड को 14 मार्क्स है, एप्लीकेशन ऑफ डायोड को 16 मार्क्स है, बीजीटी को 18 मार्क्स है, एफईटी को 12 मार्क्स है, और रेगुलेटर्स एंड पावर सप्लाई को 10 मार्क्स है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं वो सेकंड चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, और थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। तो बाकी सब सब्जेक्ट के सारे सब चैप्टर जो है वो एक ही जैसा रिलेटेड ही मार्क्स है, लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वेटेज ज़्यादा दिया हुआ है। तो हम लोग को ये पूरी कोर स्टडी हमारे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना है। बहुत कोर सब्जेक्ट है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जब जाओगे तो इसके आगे का अपग्रेडेड सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, यानी बेसिक चीज़ आप अंडरस्टैंड कर लोगे, बीजेटी वगैरह एफईटी वगैरह अंडरस्टैंड कर लोगे, तो उसके बाद इसका अपग्रेडेड, इसका एडवांस जो वर्जन है वो थर्ड सेमेस्टर में आएगा आप लोग को, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आएगा। तो कोर सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कहीं पे भी जब आप स्टार्टिंग में कहीं अगर आपको आपकी ब्रांच से रिलेटेड कहीं पे इंटरव्यू वगैरह रहेगा या टेस्ट वगैरह रहेगा, टेक्निकल टेस्ट रहेगा, तो टेक्निकल टेस्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके कोर सब्जेक्ट है। तो कोर सब्जेक्ट यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कोर सब्जेक्ट है, बेसिक है, और इसी से रिलेटेड, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं कहीं पे भी आगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, चाहे गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दो या कोई भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जब जाओगे, तो वो कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड ही इंटरव्यू या टेस्ट वगैरह कंडक्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग को ये सेमेस्टर में बहुत सीरियसली और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को अंडरस्टैंड करना है, बेनिफिट लेना है अपने सारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। ऑल ऑफ यू गेटिंग ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों को सब लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, ओके। तो पुराना सेमेस्टर अच्छा निकला आप लोग का, गुजर गया? Inshallah. यस सर, गुजर गया। हाँ वही ना, अब क्या बोल सकते हैं हम लोग तो यही बोलेंगे ना, अभी गुजर ही गया ना। अभी क्या, इतनी जल्दी अभी हो गया, आप लोग एंटर हुए फटाफट, फिर जल्दी से सिलेबस ख़त्म करना पड़ा और ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करना पड़ा। तो उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर में भी ना हम लोग के पास टाइम नहीं है ये, इसलिए जो कमेंसमेंट जो सेकेंड सेमेस्टर का भी जो किया गया है वो इमीडिएटली आपके एग्जामिनेशन के बाद में ही किया गया है। मेरे ख्याल से आपका 2-3 दिन पहले एग्जामिनेशन खत्म हुआ था थियरी, और ये कमेंसमेंट फोर्थ सेमेस्टर अपना सेकेंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जून में ही एग्ज़ाम है।
अब बोर्ड के हिसाब से जो उन लोग ने टेंटेटिव शेड्यूल जो दिया हुआ है, तो शेड्यूल में इसी तरीके से कि इन द मंथ ऑफ जून यू हैव टू गिव योर एग्जामिनेशन। मतलब हम लोग के पास हार्डली 2 सवा 2 महीना है, और 2 सवा 2 महीने में हम लोग को फिर अपना ये करिकुलम करना है, अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि ऑलरेडी ये साल ही आप लोग का लेट स्टार्ट हुआ, लेट एडमिशन हुए, लेट स्टार्ट हुआ, फिर किसी तरीके से अपना टीचिंग हुई, फिर एग्जामिनेशन हुआ, तो ये सिचुएशन ऐसे ही है, तो इस तरीके से ही चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है, बट कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वी विल ट्राई आवर बेस्ट, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कोशिश करेंगे, अच्छा अंडरस्टैंड करने की। इसीलिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वगैरह करके आपको सब गूगल क्लासरूम की लिंक वगैरह भी शेयर कर दी जाती है। और माय सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो मैं जितना भी लेक्चर्स देता हूँ वो रिकॉर्डेड होके मेरा पर्सनल चैनल भी है, मैं उसमें भी अपलोड कर देता हूँ। और ऑलरेडी मैं तो वीडियो भी बना चुका हूँ मेरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरे चैनल पे भी आप लोगों को दिखेगा, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का दिखेगा। मैंने इससे पहले से भी बनाना चालू किया था मैंने, तो मैं आपको सारी चीज़ का ना लिंक वगैरह सब भेजते रहूँगा। आपको मैं अपने गूगल क्लासरूम जो फॉर्म करूँगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसका लिंक भी शेयर करूँगा। आप लोग सब उसमें ज्वाइन हो जाना, और मैं लेक्चर वाइज आपके सारे रिकॉर्डेड लेक्चर भी उसमें अपलोड करता रहूँगा। इन केस कोई मिस करता है, कोई एब्सेंट हो जाता है, तो ट्राई टू लिसन, तो ध्यान से देखना सुनना, और जो भी अपना लेक्चर्स का कंटेंट रहेगा, जो मैं पढ़ाऊँगा, जो भी चीज़ मैं शेयर करके इधर पे दिखा के आपको पढ़ाता हूँ, तो उसका पीडीएफ फाइल भी मैं प्रॉपरली चैनलाइज फॉर्म में वहाँ पे अपलोड करता रहूँगा। तो इन शॉर्ट फ्रॉम माय साइड, मेरे साइड से, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई नोट्स या कोई लिंक या कोई अपने लेक्चर्स के रिकॉर्डेड की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ऑल थिंग विल बी प्रॉपरली अपलोडेड एट अ टाइम ओनली, तो टाइम टाइम के हिसाब से प्रॉपरली अपलोड करता रहूँगा। बस ये है कि आपको उस पर्टिकुलर क्लासरूम में ज्वाइन रहना है और देखते रहना है, आपको अंडरस्टैंड करते रहना है। ठीक है, ऑल ऑफ यू गेटिंग ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम है मेरे पास अभी भी, तो उस थोड़े से टाइम में मैं आपके थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट। तो जैसा कि मैं आपको बताया, ये मैं अपना जो भी नोट्स है, ये पीडीएफ फाइल जो भी मेरा बनता है, ये पुराने वही स्टूडेंट्स का ही लिखा है, वो मेरा ही पढ़ाया हुआ है, तो मेरा ही पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट्स जो मैं लिखाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के पास, मेरे पास नोट्स अवेलेबल है। नोट्स को प्रॉपरली स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के यही चीज़ को शेयर करके पढ़ाता हूँ, और यही सेम चीज़ को मैं अपलोड भी करूँगा। तो इन शॉर्ट, नोट्स से रिलेटेड आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सर कहाँ से क्या नोट्स रहेगी, क्या परचेस करना है, क्या करना है, कोई परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ जो कंटेंट में शेयर कर दूंगा उसी को पढ़ने का। ओके, खाली रेफरेंस बुक की बात करोगे तो यस, रेफरेंस बुक मैं आपको बता दूंगा। आप लोग उसमें चाहो तो पीडीएफ फाइल उसका नेट पर सर्च करके देख सकते हो, समझ लेना। तो ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट जो मैं आपको बताया था, टीचिंग और प्रैक्टिकल स्कीम, वो दिया हुआ है, और टोटल 5 यूनिट्स है। तो 5 यूनिट्स के बारे में भी बताया, उनका वेटेज भी जो था वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कराया था, लिखाया था। तो ये 5 चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर डायोड्स, एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जिसको एम्पलीफायर भी बोलते हैं, बीजेटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एफईटी, उसी का दूसरा वर्जन, रेगुलेटर्स एंड पावर सप्लाई। तो टोटल ये 5 यूनिट्स है, यानी 5 चैप्टर्स है अपने को ये सब्जेक्ट में पढ़ना है। अब मैं आऊँगा बेसिक चीज़ स्टार्ट करूँगा सेमीकंडक्टर डायोड्स चैप्टर से। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि नेचर में टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं। नेचर में टाइप्स ऑफ मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं, कैन एनीबॉडी टेल मी? यहाँ पे दिख भी रहा होगा आप लोग को। Conductors, insulators, and semiconductors. वेरी गुड। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि नेचर में मटेरियल्स के जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप्स में क्लासिफाई किए हुए हैं। सम मटेरियल्स आर कंडक्टिंग मटेरियल्स, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डिस्क्राइब किया हो कॉपर और एल्यूमिनियम। तो कंडक्टर उसे कहते हैं जिससे करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है। तो वो मटेरियल्स जिसमें से करंट सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, तो सच मटेरियल्स आर नोन एज कंडक्टर। एग्जाम्पल में तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कॉपर एंड एल्यूमिनियम। Second types of materials in nature are given as described as insulators.
इंसुलेटर्स उनको कहते हैं जो मटेरियल जिसमें से करंट सप्लाई पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो वो कौन से मटेरियल, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है वुड यानी लकड़ी, ग्लास यानी कांच। तो ये वो मटेरियल्स है जिसमें से करंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। हर टाइप के मटेरियल्स नेचर में जो पाए जाते हैं वो है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स मतलब हाफ कंडक्टिंग मटेरियल्स। हाफ कंडक्टिंग मटेरियल मतलब क्या, स्टार्टिंग में वो मटेरियल्स मतलब कंडक्ट नहीं करते, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम्स या अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे तो उस चेंज करने की बिना पर या कुछ टाइम होने की वजह से वो फिर कंडक्टिंग मटेरियल में बन जाते हैं। यानी जैसे चेंज मतलब जैसे कि हीट करना, गर्म करना। अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो हीट प्रोवाइड करने की वजह से आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल गोइंग टू बी स्टार्ट कंडक्टिंग, वो कंडक्टर बन जाएगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कुछ टाइम में स्टार्ट में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ चेंजेस करने की वजह से, कुछ चेंजेस करने की बिना पे वो फिर कंडक्टर्स भी बन जाते हैं। तो दोज मटेरियल्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर। उनका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सिलिकॉन, या आपको अगर एटॉमिक के हिसाब से मालूम होगा तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स। तो ग्रुप 4 एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? With valency 4. हाँ यस, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये है वो ग्रुप 4 एलिमेंट्स सिलिकॉन। तो 3 टाइप्स के मटेरियल नेचर्स में अवेलेबल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। उसी तरीके से यहाँ पे आपको एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया होगा। एनर्जी बैंड डायग्राम मतलब किस तरीके से वो कंडक्टर कंडक्ट करता है, क्या होता है। तो पहले तो सबसे पहले नीचे यहाँ पे दिया हुआ है वैलेंस बैंड, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस बैंड, बीच का कुछ गैप है तो उस गैप को यहाँ पे दिया हुआ है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ऊपर का जो बैंड दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, कंडक्शन बैंड, जहाँ से फिर वो कंडक्ट यानी ये पर्टिकुलर बैंड में आ गया तो मतलब कंडक्ट करना चालू हो गया। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। एनर्जी बैंड डायग्राम में बताया गया कि स्टेप्स क्या क्या स्टेप है। तो फर्स्ट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर जैसे ही कंडक्शन बैंड में होते हैं तो कंडक्ट करना चालू कर देते हैं। बीच में क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जनरल डायग्राम है, कोई मटेरियल से रिलेटेड नहीं है। अब मटेरियल से रिलेटेड आपको दिखाता हूँ डायग्राम। तो मटेरियल से रिलेटेड डायग्राम में सबसे पहला कौन सा आया है, कंडक्टर। तो कंडक्टर में जैसा कि आपको पता है देयर विल बी नो फॉरबिडन एनर्जी गैप। वो स्टार्ट से, शुरुआत से ही क्या करते हैं लोग, कंडक्ट करना चालू करते हैं। यानी वेन एवर यू विल प्रोवाइड करंट सप्लाई इट विल गोइंग टू पास, करंट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वो पास करेंगे वो मटेरियल्स, जैसे कि कॉपर वायर हो गया, एल्यूमिनियम वायर हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड के ऊपर ही जस्ट फॉरन ही कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे दिखाया हुआ है फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है, बीच का कोई फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर योर वैलेंस बैंड देयर इज अ व्हाट, कंडक्शन बैंड। सो दिस इज द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ विच मटेरियल, कंडक्टर्स। कंडक्टर्स का ये एनर्जी बैंड डायग्राम है। ओके, सिमिलरली सेकेंड जो आपको एनर्जी बैंड डायग्राम आपको नजर आ रहा है वो किसका नजर आ रहा है, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में आपको पता है कि वो कंडक्ट नहीं करते हैं, वो शुरुआत से ही कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डायग्राम में, एनर्जी लेवल के डायग्राम में देयर इज अ ह्यूज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको दिख रहा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फॉरबिडन एनर्जी गैप है। नीचे वैलेंस बैंड है और उसके ऊपर कंडक्शन बैंड है। तो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज फॉरबिडन एनर्जी गैप these insulators are not able to conduct इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई नहीं करते। तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत बड़ा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, दैट इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट एनर्जी बैंड डायग्राम आपको जो दिख रहा है दैट इज सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत कम होता है। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस बैंड के वो आफ्टर सर्टेन टाइम इजीली फिर पहुंच जाते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, एंड स्टार्ट गोइंग टू कंडक्ट एंड स्टार्ट गोइंग टू एक्टिंग लाइक अ कंडक्टर। तो दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन सेमीकंडक्टर यानी हाफ कंडक्टर्स। तो हाफ कंडक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन मटेरियल्स के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत कम होता है,
that is described as less than 1 electron volt. तो less than 1 electron volt ये forbidden energy gap होने की वजह से जो electrons valence band के वो easily कहाँ पे चले जाएंगे, आपके conduction band में चले जाएंगे and they are going to start conducting. So this is all the energy level diagram of all the three materials. ये क्यों मैंने पढ़ाया, क्यों समझाया, क्योंकि in certain sometime in your examination ask for 4 marks कि आपको what are the different types of materials and draw the energy level diagram of semiconductor, insulator and conductor, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो इसके लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम आपको अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है, मालूम होना ज़रूरी है. तो एनर्जी लेवल डायग्राम में फॉरबिडन एनर्जी गैप किस पे नहीं होता है, तो वो होता है कंडक्टर में नहीं होता है. इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सेमीकंडक्टर में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है. इसके लिए वो कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं आफ्टर सर्टेन चेंज, कुछ चेंज करने के बाद. एक्सक्यूज मी सर. यस बोलिए. सर वो ग्रेटर देन लेस देन उल्टा हो गया ना सिंबल. ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल उल्टा हो गया. हाँ, नीचे वाला ग्रेटर देन हो गया. अच्छा, ये ऐसा बनाया हुआ है, आपको पता नहीं कैसा विजिबल हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आई हैव डोंट लाइक दिस. तो ये जो सिंबल है वो तो लेस देन का ही होता है और ये जो सिंबल है वो तो ग्रेटर का ही होता है. आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे. नहीं सर, मैंने कंफ्यूज था इसीलिए मैं गूगल पे भी सर्च किया. ओके, तो गूगल पे सर्च किया तो एरो ग्रेटर. एरो जिसके तरफ होता है ना वो छोटा होता है, मतलब. हाँ, तो आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ क्या है, फॉरबिडन एनर्जी गैप. हाँ, तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप ये ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ओके ओके. 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. समझे हाँ. ना. तो Yes, sir. फॉरबिडन एनर्जी गैप जो लिखा हुआ है ये ज्यादा है किससे, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो लिखा हुआ है छोटा है, लेस है किससे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से. अब क्लियर हुआ. ओके तो जो ओके सर. तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि मैं कहाँ पे ज्यादा शो करने की बात कर रहा हूँ. मैं ज्यादा इधर ही पे शो कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये चीज यस सर, ज्यादा है. यस सर, यस सर, आई अंडरस्टैंड सर. ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर के टाइप्स की तरफ जाते हैं. सेमीकंडक्टर क्योंकि उसी से रिलेटेड स्टडी पूरी बनती है. अब सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल है जो कुछ टाइम के बाद में कंडक्शन करना चालू करते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस करेंगे तो ही करेंगे. तो सेमीकंडक्टर के टाइप्स दिया हुआ है. सबसे पहले सेमीकंडक्टर के टाइप्स में क्या दिया हुआ है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है. फिर उसके बाद में अंडरस्टैंड करेंगे एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के टाइप्स एंड पी टाइप्स. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो एकदम प्योरली फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह ऐड कर ही नहीं सकते हम लोग. सो वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ऐड द इम्प्योरिटीज इन दैट, तो वो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मटेरियल दिया हुआ है जिसका नाम दिया हुआ है सिलिकॉन. तो सिलिकॉन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. 4 होते हैं. तो वो यानी क्या है, मतलब क्या बैलेंस है, यानी ना तो हम लोग कोई एक्स्ट्रा उसको लेके आना है उधर पे करने के लिए, मतलब उसमें हम लोग क्या करें, ये 4 इसके हिसाब से बैलेंस है, यानी दूसरे के हिसाब से उसको एक एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद से अपना शेयर करेगा. सिलिकॉन इज गोइंग टू शेयर विथ ओनली सिलिकॉन ओनली टू बैलेंस इन द वैलेंस बैंड. बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, अगर आपको बैलेंस करना है आउटर मोस्ट शेल में, 8. तो जो सिलिकॉन वाला है वो सिलिकॉन के साथ में ही अपना क्या करेगा, शेयरिंग करेगा टू बैलेंस द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. तो वो जो बैलेंस खुद के मटेरियल से ही हो रही है, यानी हम लोगों को कोई दूसरा टाइप का एटॉम यूज नहीं करना पड़ रहा है. तो वो पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर को इसलिए क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर प्योर एंड डोंट हैव impurities in that, and silicon atom shares electron to another silicon atom is called covalent bond. ये सब चीज तो मेरे ख्याल से आपने साइंस में पढ़े भी होंगे. covalent bond मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग. यस, म्यूचुअल शेयरिंग. तो सिलिकॉन एटम से ही अपना शेयर करेगा बैलेंस करने के लिए. तो ये हो गया आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप के सेमीकंडक्टर की तरफ, जिसको क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर.
तो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर है आर इम्प्योर, जो क्या है, इम्प्योर है, एंड दे आर गेट फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अनदर एलिमेंट विच है पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। अब ये चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा फास्ट जा रहा है आप लोगों को शायद दिमाग में कि सर इतना फास्ट फास्ट क्या बता रहे, क्या पढ़ा रहे। तो फास्ट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, खाली एक कॉमन चीज से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर वो टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज वगैरह को हम लोग ऐड करते हैं, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल्स वगैरह को ऐड किया जाता है इस टाइप के सेमीकंडक्टर में। और वो एक्स्ट्रा मटेरियल्स जो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से टाइप का होगा, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। पेंटावेलेंट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है पेंटावेलेंट? आउटरमोस्ट has- शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, वेरी गुड, मतलब वैलेंस से 5 इलेक्ट्रॉन्स। यस यस, तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उस टाइप के एटम को बोलते हैं पेंटावेलेंट, और जिसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइवेलेंट। Trivalent. ट्राइवेलेंट। तो बात यहाँ पे चल रही पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट की। तो पेंटावेलेंट में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होता है, ट्राइवेलेंट में एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अगर आप सिलिकॉन का यूज करके देखेंगे तो वो हिसाब से इधर पे एक एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो ये सब चीज बेस बनता है हमारे सब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर का, जो क्लासिफाई करता है इनटू 2 टाइप्स, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो बेस जो बनता है ना, बिकॉज ऑफ दिस पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज। तो कौन से केस में पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड हो रही है, कौन से केस में ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड हो रही है, तो वो बेस बनता है आपके 2 टाइप के सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन बनने का। एक होता है एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एक होता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। मैं ये चीज़ ना पहले आपको डायग्राम से क्लियर कर दूं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि थियरी समझाने से पहले। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डायग्राम कौन सा एटम है, सिलिकॉन एटम है। सिलिकॉन सिलिकॉन एटम में आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन। यस, तो ये जो 4 है ये म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे अपने दूसरे सिलिकॉन एटम से, बराबर, ताकि क्या हो जाए, बैलेंस कितने का हो जाए, 8 का हो जाए। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये शेयरिंग ऑफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। यानी ये वाला सिलिकॉन एटम ये वाले सिलिकॉन एटम से इसका शेयरिंग कर रहा है, ये वाला सिलिकॉन एटम ये वाले सिलिकॉन एटम से क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कर रहा है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बन गया, इंट्रिंसिक, जहाँ पे सिलिकॉन खुद क्या कर रहा है, बैलेंस करने के लिए सिलिकॉन एटम से यूज कर रहा है। तो ना तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ना तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है। तो इसमें कोई इम्प्यूरिटी वगैरह का सवाल नहीं है। ये प्योर फॉर्म ऑफ क्या हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया। इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने वो किसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर में कौन से टाइप की इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी का मतलब क्या होता है, वो टाइप का एटम यूज होता है जिसका आउटर में शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन। तो उसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फास्फोरस, आर्सेनिक। तो फास्फोरस टाइप का जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर्सेनिक भी उसी तरीके से उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं। तो ये आपके पास चारों तरफ सिलिकॉन है, बीच में कौन सा है, फास्फोरस। अब फास्फोरस में कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 4 जो एटम्स है, 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो सिलिकॉन के साथ में शेयर हो जाते हैं, लेकिन जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाता है, बच जाता है। तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन्स बचता है वो टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सा बनता है, एन टाइप। यानी मेजोरिटी इसमें सबसे ज्यादा क्या दिखने वाला है आपको, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो एन टाइप में जो ज्यादा चीज, जो ज्यादा आपको कैरियर, चार्ज कैरियर जो दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स दिखेगा। क्योंकि क्या होता है, पेंटावेलेंट टाइप की जब इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो सिलिकॉन के साथ में शेयर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 5 वाला क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, बच जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, बीच में फास्फोरस है और आजू बाजू चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन है। तो सिलिकॉन के 4 की वजह से तो शेयरिंग हो जा रही है, लेकिन फास्फोरस का जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बच जाएगा, वो एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इमिट होगा। तो इसलिए मेजोरिटी जो ज्यादा दिखेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दिखेगा। अब उसी तरीके से दूसरा आप देखोगे पी टाइप में, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सी इंप्यूरिटी ऐड होती है, ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट किसको बोलते हैं, जिसके आउटर मोस्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो यहाँ पे देखो बोरोन यूज हुआ है, बोरोन इज द एग्जाम्पल, बोरोन करके एल्यूमिनियम करके एग्जाम्पल यूज हुआ है। तो बोरोन में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स का तो हो जाता है, लेकिन ये जो चौथा वाला है अब ये सिलिकॉन के साथ में नहीं हो पा रहा है, ये वाले सिलिकॉन के पास में शेयरिंग नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये है ही नहीं। तो इसके लिए ये होल क्रिएट हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल्स इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, बराबर है। तो Yes, होल्स होल्स जो मतलब जो हम लोग बोलते हैं होल्स इज नथिंग बट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उसका नाम है होल फॉर्मेशन। तो ये होल करके बनाया हुआ है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो शेयर हो जा रहे हैं बाकी के सिलिकॉन के साथ में, लेकिन 14 वाला सिलिकॉन के साथ में शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो दिस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ होल। तो इसके लिए होल करके इधर पे फॉर्मेशन बताया हुआ है, डिटेक्ट हुआ है। तो आई होप अब आप लोग को क्लियर हो पा रहा होगा। तो जब भी पी टाइप का सेमीकंडक्टर आएगा तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में ज्यादा जो चीज दिखेगी वो आपको क्या दिखेगी, होल्स दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड होती है, तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड होने की वजह से होल का फॉर्मेशन ज्यादा होता है एंड डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। तो इन पी टाइप होल इज मोर, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स इज मोर। अब आपको ये चीज आपका खाली याद करके जाना है आज के लेक्चर में कि एन टाइप का सेमीकंडक्टर मतलब कौन सी चीज ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप का सेमीकंडक्टर मतलब कौन सी चीज ज्यादा होती है, होल। होल्स। पी टाइप में कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट। एन टाइप में कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावेलेंट। वेरी गुड। तो ये देखो ये सब थ्योरी जो पार्ट है वही चीज दिखाया हुआ है इधर पे। एंड 6 सेमीकंडक्टर इन शॉर्ट में आप इसको बोल सकते हैं जिसमें इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, और कौन कौन सी इंप्योरिटी ऐड होती है, पेंटावेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा हुआ है, एन टाइप्स आर पेंटावेलेंट इन दिस आउटर शेल हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप इन शॉर्ट इस तरीके से बता सकते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स इन विच पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर एडेड। इस तरीके से समझा सकते हो। और पी टाइप के बारे में कैसे समझा सकते हो, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर दो सेमीकंडक्टर्स इन विच trivalent impurities are added and majority is holes in this type of semiconductor. तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट इट क्लियर। मेरे ख्याल से मैं Yes, थोड़ा sir. हो सकता है Yes, मैं sir. शायद थोड़ा फास्ट हो गया रहूँगा, बाकी के लोग स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ने इतना फास्ट क्यों कर दिए। लेकिन देखो जब कंटेंट आपके पास अवेलेबल है तो एक्सप्लेनेशन करना मतलब हो जाता है, इजीली हो जाता है। तो अगर आप लोग ट्यूनिंग के साथ में रहोगे, प्रॉपरली सुनोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तो जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। सो आई once again thank you all of you for joining and listening and understanding। इसी तरीके से जब भी आगे का लेक्चर हो I will share you the link and please stay connected, get connected। सो मैं अभी आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक